अदर मेयर्स ऑफ लोकेशन, लोकेशन आप लोगों को पता है कि कौन से थे मेयर्स ऑफ लोकेशन हमारे पास थे, मीन, मीडियन, मोड, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। अब हम पढ़ेंगे क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स एंड डिसाइल्स एंड ट्रेंड मीन। मीडियन, the median divides the data into two sets or two parts of equal size। ये आप सबको पता है कि median is the half of the data। To obtain final measures of location, we could divide the data into more than two such parts। अब क्या कर सकते हैं कि हम लोग जो है, इससे अभी हमने पढ़ा था कि मीडियन मीडियन जो डिवाइड द डेटा इनटू टू इक्वल पार्ट्स, जो एक पार्ट को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। अब वो 50% बताते हैं, मतलब 50% फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड 50% फ्रॉम द राइट साइड। अब क्या है, टू ऑब्टेन अ फाइनल मेजर ऑफ लोकेशन, हमें और लोकेशन मेजर ऑफ लोकेशन फाइंड करने के लिए we could divide the data into more than two such parts। अब हमने जो आगे पढ़ना है उसमें हम अपने डाटा को डिवाइड करेंगे more than two such parts। मतलब डाटा को डिवाइड करेंगे इन फोर पार्ट्स, डाटा को डिवाइड करेंगे इन 10 पार्ट्स, डाटा को डिवाइड करेंगे इन 100 पार्ट्स। Roughly speaking, quartiles divide the data set into four equal parts। ये मैंने आप लोग को पहले बताया था कि जो quartiles हैं वो डाटा सेट को डिवाइड करते हैं into फोर equal parts। मतलब फोर इक्वल पार्ट्स में आप खुद सोचिए कि जो 1/4 पार्ट होगा वो कितने परसेंट का पार्ट होगा। 25% का पार्ट, जैसे फॉर एग्जांपल आप, शायद मैं अगर एक देसी लैंग्वेज में बात करूँ तो हम कहते हैं ना, पाओ, आधा किलो, किलो। तो ये जो आपके पास क्वांटिटी आती है पाओ की फॉर्म में, वो होती है 1/4, वो 25% का डेटा होता है। So roughly speaking, quartiles divide the data set into four equal parts with the observation above the third quartile constituting the upper quartile of the data set, the second quartile being identical to the median, and the first quartile separating the lower quartile from the upper three quarters। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो क्वार्टाइल्स हैं वो डिवाइड करते हैं आपके डेटा सेट को into four equal parts। First part shows 25% of the data, which is called lower quartile Q1। Third part shows upper quartile Q3, which is 75% of your data. And the Q2 also divides your data into two equal parts, which is identical to median। सिंपल सी बात है कि क्वार्टाइल जो है वो आपके डेटा सेट को फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। फर्स्ट पार्ट जो है वो आपके पास Q1 का है, सेकंड पार्ट Q2 का है, और थर्ड पार्ट आपके पास Q3 का है। फर्स्ट पार्ट का पोर्शन है 25%, सेकंड पार्ट का 50%, which is equal to median। थर्ड पार्ट का पोर्शन है आपके पास 75%। Similarly, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lines. Similarly, a data set sample population can be even more finely divided using percentile। जी आप सबको तो पता होगा कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंटेज विच इज द डिवीजन बाय 100। 100 में आपके पास कितने नंबर आते हैं, आप उसका परसेंटेज फाइंड करते हैं। ठीक हो गया। Can be divided, a data set can be divided more finely, you divide it using percentile। The 99 percentiles separates the highest 1% from the bottom 99%, and so on, unless the number of the observation is a multiple of the 100 can must be exercised in obtaining percentiles। जी स्टूडेंट्स, जब आप लोग अपने नंबर का परसेंटेज निकालते हैं, आप क्या करते हैं, आप अपने करंट नंबर को डिवाइड करते हैं टोटल मार्क्स से और मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ, तो आपके पास क्या आ जाता है, एक परसेंटेज का डेटा आ जाता है। इसी तरह हमारे पास परसेंटाइल्स आते हैं। परसेंटाइल्स परसेंटेज से निकला है, ये भी कितने की डिवीजन है। परसेंटाइल्स इज अ डिवीजन ऑफ 100 इक्वल पार्ट्स। आई रिपीट, quartiles is a division of four equal parts। Percentiles is a division of 100 equal parts. For example, P1, P2, and so on, P100। The mean is quite sensitive। ये लाइन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लाइन है। The mean is quite sensitive to single outlier। The mean is quite sensitive to single outlier, whereas the median is impervious to many outliers। जी अब ये देखते हैं आउटलाइन की बात क्या है। आउटलाइन हम पढ़ चुके हैं, द डेटा विच इज फार, अ नंबर विच इज फार फ्रॉम द अदर डेटा।
अब आपके पास क्या है, उन्होंने लिखा है द मीन इज क्वाइट सेंसिटिव टू आउटलायर। इसका मतलब ये है कि आउटलायर से मीन जो है वो ज्यादा अफेक्ट हो रहा है एज कम्पेयर टू मीडियन। मीडियन इज इम्परवियस टू मेनी आउटलायर्स। मीडियन पर कोई खास फर्क आउटलायर का नहीं पड़ता। मीन जो है वो जरूर चेंज होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है मीन इज क्वाइट सेंसिटिव। यू कैन से दैट मीन इज मच मोर सेंसिटिव टू एक्सट्रीम वैल्यूज देन द मीडियन। अगर आप ये लिखना चाहते हैं लाइन पे लिख लीजिए, नोट डाउन कर लें। मीन इज मच मोर सेंसिटिव to extreme values than the median. Its meaning, one or two or more than two extreme values or outliers can change the mean a lot, but do not change the median very much. एक्सक्यूज मी मैम। जी जी मैम आपने कौन सी स्लाइड नंबर ओपन की हुई है? 46। ओके मैम। मैम हमारे पास यहाँ पे 1 आ रही है, शायद मेरे पास। आप सबके पास 1 आ रही है? नो मैम, नो जी मैम। जी ओके वही तो मैं मैम कह रही हूँ कि मैंने इतना पढ़ा लिया और उसके बाद कह रहे हैं कि मेरे पास 1 आ गई। आप चेक कर लीजिए 85 रोल नंबर, थोड़ा सा रिफ्रेश कर दें, आपके पास मे भी शायद वहाँ पर स्लाइड जो है ना वो स्टक हो गई है। ये स्लाइड नंबर 46 है, अदर मेन्स ऑफ लोकेशन, क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स एंड सेंटीज। जी 85 आ गई है स्लाइड आपके पास? जी मैम, मैं दोबारा रिज्वाइन करती हूँ। चलें ठीक है, ठीक। ओ ठीक है, मैंने एक लाइन बोली है वो बेशक आप लोग लिख लें। मीन इज मच मोर सेंसिटिव to extreme values than the median. One or two or more than two extreme values, one or two or more than two extreme values or outliers can change the mean a lot, but do not change the median very much. Can change mean a lot, but do not change the median very much. अब हमें ये पॉइंट समझ आ रहा है कि आउटलायर से मीन अफेक्ट होता है, मीडियन इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं होता। उसके एग्जांपल मैं आप लोग करवाऊंगी, थोड़ा सा ये रीड कर लेते हैं स्लाइड, फिर मैं आप लोग को व्हाइट बोर्ड पे सारी एग्जांपल्स करवाऊंगी। मैम, जी जी हम पहले समझ रहे थे मीन और मीडियम में खास फर्क नहीं है, मगर आप समझ गए कि मीन और मीडियम का क्या है। मीन और मीडियम में बहुत फर्क है। इसमें पहले या तो हम इस तरह समझ रहे थे जिस तरह के वो पॉइंट्स में फर्क है सिर्फ। फिर आप पॉइंट्स में फर्क? ओहो, पहले जो हम निकालते थे ना, तो वो मीडियन और मीन ज्यादातर सेम आता था। सिर्फ थोड़ा इस सा वजह से पॉइंट्स का फर्क आता है। हाँ जी ठीक है, आंसर तो सेम आ गया, लेकिन इनकी कुछ प्रॉपर्टीज तो होंगी ना। जरूरी तो नहीं है ना कि इनकी अजम्पशंस भी सेम होंगी। अगर आपके और आपके फ्रेंड के मार्क्स सेम आ गए हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप लोग का बैकग्राउंड भी सेम है। आप दोनों फ्रेंड्स के जो कंपेटेबिलिटी है या जो पढ़ने की सलाहियत है वो सेम है, ऐसा तो नहीं है। जी 115 रोल नंबर, मेरी बात को समझ रहे हैं आप? यस मैम। ठीक है, मैंने चला ठीक है, आपने कह दिया कि मीन और मीडियन किसी टाइम पे आंसर उनके सेम आ सकते हैं, लेकिन उनकी जो पीछे से अजम्पशंस है वो तो डिफरेंट ही होगी ना, जाहिर है। मीन कुछ और है बताता है और मीडियन कुछ और बताता है। बेशक उनके आंसर सेम आ रहे हैं, लेकिन उनके बैकग्राउंड तो चेंज है ना। फिर एक चीज ऐसे है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप दोनों स्टूडेंट के स्टैट्स में मार्क्स इक्वल आ गए हैं, क्या आप दोनों स्टूडेंट के मैथ्स में मार्क्स इक्वल आ सकते हैं? नो मैम। मैं अगर ये कह दूं कि आप दोनों स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टैट्स में हाईएस्ट नंबर ले लिए हैं, लेकिन आप दोनों में से कोई एक जो फ्रेंड है वो मैथ्स में वीक हो सकता है ना, और एक स्ट्रॉन्ग होगा और एक वीक होगा। ऐसा भी तो पॉसिबल है ना। जिसकी स्टैट्स अच्छी है जरूरी तो नहीं है कि उसकी इंग्लिश और मैथ्स भी अच्छी होगी। मे भी शायद जिसकी स्टैट अच्छी है उसकी बाकी दोनों भी अच्छी हो। तो उनका ये बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा चेंज आ गया ना। ठीक है जी 115, अब आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है? यस मैम, बस हो गई। ओके थैंक यू। ठीक है, इसका मतलब ये है कि बस इसमें हमने ये देखा कि
एक आउटलायर्स है ना, आउटलायर का इफेक्ट क्या आता है मीन और मीडियन के ऊपर, तो वो हमने देखा कि मीन जो है वो आउटलायर से इफेक्ट करता है बहुत ज्यादा, लेकिन मीडियन आउटलायर से इफेक्ट नहीं करता। इसकी ये जो पॉइंट्स मैंने एक्चुअली मेरी थोड़ी स्लाइड में रीड कर लूँ, उसके बाद मैं आप लोग को व्हाइट बोर्ड पे एग्जांपल से समझाती हूँ कि कैसे आउटलायर्स मीन जो है वो अफेक्ट करता है और मीडियन अफेक्ट नहीं करता। जी स्लाइड पे देखिए 11 लाइन है, since extreme behavior of either type might be undesirable, we briefly consider alternative measures that are neither as sensitive nor as insensitive. To motivate this alternative note that are opposite extreme of the same mechanism. Okay, ये line यहाँ से देखिए. The mean is the average of all the data. We all know the mean is the average of all the data, whereas the median results from eliminating all the middle one or two values and an average line. Median क्या करता है कि median जो है वो आपके पास सेंटर वैल्यू देता है और बाकी लेफ्ट और राइट साइड की सारी वैल्यूज को एलिमिनेट कर देता है। टू पैराफ्रेज द मीन इन्वॉल्व्स ट्रिमिंग, अब एक और वर्ड आता है, द मीन इन्वॉल्व्स ट्रिमिंग 0% from each end of the sample, whereas for the median the maximum possible amount is trimmed from each end. A trimmed mean is a compromise between and a 10% trimmed mean. For example, a 10% trimmed mean, for example, would be computed eliminating the smallest 10% and the largest 10% of your data set. सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि trimmed जी सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास trimmed mean का मतलब क्या है। trimmed का मतलब होता है deleting, trimmed mean deleting, eliminating, cutting, trimmed mean deleting, eliminating and cutting। एक छोटी सी बात मुझे बताइए, जब आप मीन फाइंड करते हैं तो क्या आप कोई नंबर इग्नोर करते हैं किसी डेटा सेट में? नो मैम, नो मैम। नहीं करते, इसका मतलब आपने कोई डेटा इग्नोर नहीं किया, आपने कोई डेटा डिलीट नहीं किया, तो उसके अंदर कितने परसेंट ट्रिम्ड मीन होगी? 0%। अब पॉइंट थोड़ा क्लियर हुआ आपको? ट्रिम्ड मीन का मतलब ये है आपके पास, ट्रिम मतलब कटिंग, डिलीटिंग, इग्नोरिंग। तो जब हम लोग मीन फाइंड करते हैं तो उसके अंदर हम ट्रिम नहीं करते, हम कोई भी नंबर जो है वो डिलीट नहीं करते। लेकिन आप मीडियन में आ जाए, मीडियन में आपके पास सेंटर वैल्यू का डेटा आता है, तो बाकी सारी वैल्यूज को आप इग्नोर करते हैं। यस मैम। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने मीडियन सेंटर वैल्यू तो निकाल दी, बाकी जो लेफ्ट साइड पे सेंटर वैल्यूज के राइट साइड पे सेंटर वैल्यूज को उसको आपने ट्रिम कर दिया, आपने इसको ट्रिम कर दिया, मीन्स आपने इसको डिलीट इग्नोर कर दिया। ओके, अब यहाँ पे लिखा हुआ है 10% ट्रिम्ड मीन। 10% ट्रिम्ड मीन का मतलब क्या है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। 10% ट्रिम्ड मीन, जब यहाँ पे लिखा होगा ना 10% ट्रिम्ड मीन, तो सबसे पहले तो आपने 10% ट्रिम करना है। 10% ट्रिम करने के बाद आप फिर उसका मीन फाइंड करेंगे, क्योंकि वो लिखा हुआ है 10% ट्रिम्ड मीन। सिंपल से इसकी एग्जांपल ये है कि डेटा के लेफ्ट साइड में जितना 10% का डाटा है और डेटा के राइट साइड में जितना 10% का डाटा है, आपने उसको डिलीट कर देना है और उसके बाद आपके पास जो रिमेनिंग डाटा बच जाएगा आपने उसका मीन फाइंड कर लेना है। ये देखिए सर, व्हाइट बोर्ड पे आ जाते हैं। आपके पास ना फॉर एग्जांपल एक डेटा सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। ठीक हो गया। अब आप यहाँ देखिए
कि आपके पास जो है ना, आपने क्या करना है कि 10% ट्रेंड मीन फाइंड करना है, 10% या 20% कह देते, 20% ट्रेंड मीन फाइंड करना है। अब हम थोड़ा चेंज कर देते हैं ना फॉर क्लेरिफिकेशन, 20% ट्रेंड मीन। ओके, 20% ट्रेंड मीन का मतलब क्या हुआ? You have to cut, you have to ignore 20% of your data from the left and the right side. Trim 20% trim का मतलब है you have to ignore 20% from the left and from the right side of the data, and after trimming find the mean of the rest of the data. आप लोग मुझे खुद देख के बता सकते हैं कि आपके डेटा में स्मॉलेस्ट साइट में और लार्जेस्ट साइट में 20% कितना डेटा बन रहा है? थोड़ा सा आइडिया लगाइए। 1 2 और 9 10 को रिमूव One or करके two. एग्जैक्टली 1 to 2 जो है ना वो 9. बन रहा है ना 20%, और 9 10 लास्ट में से बन रहा है 20% का डेटा। क्योंकि आपके पास ये 10 ऑब्जर्वेशन है ना, तो हर ऑब्जर्वेशन 10 पर, एक सिंगल ऑब्जर्वेशन 10, दो ऑब्जर्वेशन 20, तीन ऑब्जर्वेशन 30% के बने। लेकिन 20% ट्रिम का मतलब है यू हैव टू कट 20% फ्रॉम द लोएस्ट एंड द अपर साइड। देखिए मैंने ये वाले 1 और 2 को कट कर दिया और 9 और 2 को कट कर दिया। बाकी आगे क्या लिखा हुआ है? मीन 20% ट्रिम, मीन 20% ट्रिम कर दिया, बाकी आपने जो रेस्ट डेटा है उसका क्या निकालना है? मीन निकालना है। ये आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या होगा? आपके पास 20% ट्रिम। हाँ जी, अब क्लियर है आप लोगों को? क्लियर है कि Yes, रिपीट कर दूं? ma'am. यस मैम Clear है। ओके, थैंक यू। रिपीट कर दें मैम। जी रिपीट कर देती हूँ। 20% ट्रिम्ड मीन, 20% ट्रिम्ड मीन का मतलब ये होता है 20% से कि आप यू हैव टू इग्नोर और यू हैव टू कट 20% फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ योर डाटा एंड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ योर डाटा। मैंने देखा अपने लेफ्ट साइड जो स्मॉलेस्ट साइड है वहां पे जो 20% का डाटा है ना वो 1 और 2 आ रहा है। राइट साइड पे मैंने देखा मतलब हाईएस्ट साइड में 9 और 10 का 20% का डाटा है। आपने इसको इग्नोर कर देना है और इसको इग्नोर कर देना है। ये आपने क्या किया? 20% प्रिंट करते। फिर आगे लिखा हुआ है ना मीन, ये देखिए मीन लिखा हुआ है। मीन का मतलब ये है कि 20% प्रिंट करने के बाद जो रेस्ट डाटा बच गया आपके पास, ये वाला डाटा, ये रेस्ट डाटा बच गया, इस डाटा का आपने सिंपल मीन निकालना है। ये आपके पास आ जाएगा 20% प्रिंट मीन। जी आप क्लियर हैं? हाँ जी मैम स्टूडेंट्स। 20% लेफ्ट साइड से और 20% राइट साइड से। हाँ जी बिल्कुल, इनको कट कर देना। 20% प्रिंट का मतलब होता है कि इक्वली साइड से आप इसको कट करते हैं। अच्छा ओके मैम इनका सामने डिवाइड 6 से ही करेंगे इनको। 6 एग्जैक्टली, क्योंकि वो खत्म हो गया ना, ये काम खत्म हो गया। दिस वन कट हो गया। 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज आ गई। अब उसका आपका लेटर देना है। आपने क्या किया था? 20% जो पहले निकाल दी, 20% बाद में निकाल दी, रिमेनिंग 60% का डाटा बच गया आपके पास। हाँ जी स्टूडेंट। अच्छा मैं एक, हाँ जी अब क्लियर होगी आप लोगों को? क्लियर नहीं? यस मैम। यस मैम। ओके Yes, ma'am. ओके Clear है। चलो ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आ रही थी हमारी क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स एंड डिसाइल्स। अब हम ये देख रहे हैं हमारे पास क्वार्टाइल्स क्या होते हैं, परसेंटाइल्स क्या होते हैं, इसको चेक कर लेते हैं हम लोग। हाँ जी ये देखते हैं। इसकी डिटेल में कह रही हूँ 44 parts like this one. Doing 1 2 3 4 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये होगी डिवीजन। थोड़ा सा ये खराब हो गया।
Sure. हम इसकी डिवीजन देखते हैं. This one. बीच में मैंने डॉट का साइन बना दिया है, एट सो ऑन वाला काम किया, मतलब इतना सारा बनाना मुश्किल था. ओके जी. मैम हाँ शिफ्ट जी. पकड़ लो फिर लाइन खींचो फिर स्ट्रेट आता है. अच्छा वो जी ठीक है, वो तो मैं स्ट्रेट लाइन से भी लगा सकती थी. वो ठीक. हाँ जी. आज आप देखिए फर्स्ट ब्लॉक देखिए, इट डिवाइड्स योर डेटा सेट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. ये आपके पास क्या होगी, क्वार्टाइल्स. ओके. Divides your data set into 4 equal parts, for example Q1, Q2, Q3. अब आप मुझे ये बताइए कि फर्स्ट पार्ट क्या शो कर रहा है, कितने परसेंट का पार्ट शो कर रहा है Q1 के अंदर. 25 एग्जैक्टली 25% का शो कर रहा है. अगर मैं ये हाफ कर दूं तो कितने परसेंट का डेटा शो कर रहा है, 50 मैम 50. ठीक हो गया. और अगर मैं ये क्वार्टर तक ले आऊं यहाँ तक तो कितने परसेंट का शो कर रहा है, 75 एग्जैक्टली 75% आ गया. ठीक हो गया. ये आपके पास पोर्शन बन गई क्वार्टाइल्स की. क्या आप उसको इस तरह लिख सकते हैं, क्वार्टाइल का जो पोर्शन है वो 1/4 का है. यस मैम Q2 का आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ये 2/4 का पोर्शन है, मतलब हाफ का मीन्स के 1/2. फिर इस तरह आप Q3 को लिख सकते हैं 3/4. ऐसी है, यही बन रहे हैं क्वेश्चन. मैं सिर्फ क्वेश्चन बता रही हूँ आप लोगों की कौन कौन से बाइनरी डेटा सेट हैं. अब आ जाते हैं नेक्स्ट, हम ये वाला जो है हमारे पास ये है deciles. Deciles divide your data set into 10 equal parts. Deciles divide your data set into 10 equal parts. For example, अगर मैं यहाँ लिखूं D1, D2, D3 and so on, D9 and D10. आप में से कोई मुझे बताएं कि D1 का पोर्शन कितना बनेगा. 10%. Exactly, very मैम good. जी 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 पूछिए. ओके. D3 तक का कितना पोर्शन बनेगा, 30%. जी जी सॉरी 30%. 30%. ओके. D7 तक का कितना पोर्शन बनेगा, 70%. D9 का 90% एंड D10 100%. क्या आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं, अगर मैं इसका पोर्शन वैसे बनाऊं समझने के लिए, तो मुझे लगता है कि D7 का ये पोर्शन बनता है 70/100 का, राइट. 70% बन Yes, रहा है ना, ma'am. तो 70/100 पे लिखेंगे ना हम लोग. जी स्टूडेंट्स, ये क्लियर है. यस मैम. अब आ जाते हैं मैम नेक्स्ट थर्ड में. जी जी पूछिए. क्वार्टाइल्स में भी वो 25% बन रहा था, तो हमने उसे क्यों नहीं लिखा 25/100? तो 25/100 लिख लें तो 1/4 ही तो बनता है. ये लीजिए यस मैम. 25/100 लिख लें, क्या फर्क पड़ता है. ये मैंने मैम लिख फिर दिया. इसे भी हम 7/10 लिख सकते हैं. हाँ जी, तो 7/10 आ जाएगा, 0.7 आ जाएगा. मैं सिर्फ ये 100 से समझाना चाहती थी, आप 7/10 लिख दें, बनेगा तो ये 70% ही ना. 7/10 जो है इक्वल्स टू 0.7. जब आप 0.7 को 100 की टर्म में लाएंगे तो ये 70% आता है, राइट. हम लोग कभी भी परसेंट जो है वो 10 की फॉर्म में तो नहीं बनाते, 100 की फॉर्म में ही बनाते हैं ना. जी क्लियर है. यस मैम. ओके. अब आ जाते हैं परसेंटाइज. परसेंटाइज में आपके पास जो डाटा है वो उसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. तो फर्स्ट पार्ट क्या होगा, P1 का कितना परसेंट का पार्ट होगा, 1% मैम. 1%. क्या वाकई 1% ही होगा. यस मैम. यस मैम. जी मैंने लिख दिया है. P1, 2, 3 and so on, P48 and so on, P99, P100.
तो हर जो पोर्शन है वो 1 पोर्शन का हो जाएगा। जैसे P1 जो है वो 1 पोर्शन तक का है, P2 जो है वो 2 पोर्शन तक का है आपके पास, P48 का मतलब है कि 48% पोर्शन तक का, P99 99% पोर्शन का, एंड 100। जी आप क्लियर है आप लोग को ये? यस मैम। ठीक हो गया। अब इसका फॉर्मूला जो है हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम कर लेते हैं वो टर्म के आउटलायर से वो कैसे इफेक्ट होते हैं, क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ कि साथ ही आप लोग को ना वो क्वेश्चन या फॉर्मूला पहले करवा दूं या आउटलाइन करवाऊं। आउटलाइट्स करवा देती हूँ पहले, ये मैं रेस कर रही हूँ। अब आउटलेट्स वाली बात आई थी, बताइए मैंने किसका बताया था, मीडियन का बताया था ना, मीन का बताया था, कौन सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है? ये मैंने काफी दफा रिपीट की बात। मेन इफेक्ट होता है मीडियन होता है। मीन जो है वो मैंने बताया था कि मैंने बताया था one or two or more than two extreme values can change the mean a lot but do not change the median a lot। अब इसकी लॉजिक समझते हैं कि क्या है ये। आपके पास एक डाटा है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 एंड 25, ये डाटा आपके पास। अच्छा, दूसरा डाटा आपके पास 1 2 3 एंड 4, ये दो डाटा सेट है। सबसे पहले का मीन निकालिए जरा, और मीडियन भी निकालेगा। फर्स्ट डाटा का मीन और मीडियन बताइए जल्दी जल्दी आप लोग मुझे बाय यूजिंग ए कैलकुलेटर और जैसे भी बाय हेड। हाँ जी 7 मीन आता है पहले का डाटा का, ठीक है, और 3 मीडियन है मैम। और 3 जो है वो आपके पास मीडियन आ गया। ठीक है, क्या आप सबका भी यही है? और इसका 3 मीन आता है मैम। और जो सेकंड वाले डाटा का बताइए जरा। 3 मीन आता है, मीन 3 3 है मीडियन। और मीडियन 3। मीडियन भी 3। ओके जी, मीडियन भी 3। पहले डाटा के अंदर कोई आउटलायर है? यस मैम। यस मैम 25। आपने देखा कि 1 2 3 4 एक दूसरे के करीब करीब हैं, लेकिन जो 25 है वो दूर है। तो 25 आपके पास यस आउटलायर। आप ये चेक करें कि आपके पास दोनों डेटा सेट में, मैंने एक डेटा सेट में आउटलायर निकाल दिया और एक डेटा सेट में आउटलायर है, तो दोनों डेटा सेट में किस में चेंज आ रहा है? मीन में चेंज आ रहा है, लेकिन मीडियन में चेंज नहीं आ रहा। मीडियन में चेंज क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि अगर आउटलायर लेफ्ट साइड में हो या राइट साइड में, मीडियन हमेशा सेंटर होता है। अब समझ आ रही बात? मीडियन हमेशा सेंटर होता है, चाहे लेफ्ट साइड पे आउटलायर आ जाए चाहे राइट साइड पे आउटलायर आ जाए, इससे मीडियन के ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर आउटलायर है तो मीन जो है वो सारी वैल्यूज ले लेता है। मीन जो है वो इट इंक्लूड्स ऑल द वैल्यूज। किसका माइक म्यूट नहीं है? मैम माइनर चेंज आएगा ना मीडियन में जी भी। मीडियन में बिल्कुल माइनस है, थोड़ा सा, मैंने वैसे कहा था नॉट वेरी मच की बात यस की, हो सकता है बिल्कुल पॉइंट्स की चेंज आ रही है 1 नंबर पर। आप यहाँ देखें डिफरेंस कितना आ रहा है, ये 3 और ये 7 का डिफरेंस आ रहा है, फिर भी डिफरेंस तो है ही ना जी स्टूडेंट्स, फिर भी डिफरेंस तो है ना, कहाँ 7 कहाँ 3। यस यस मैम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए 3 के बाद 3 4 5 6 7 तक आ गया, इतना चेंज आया आपके पास। तो आउटलाइन होने पर मीन चेंज होगा, लेकिन मीडियन इतना ज्यादा चेंज नहीं होगा। उसकी रीजन ये है कि मीडियन जो है वो सेंटर वैल्यू होती है और वो बाकी लेफ्ट और राइट को इग्नोर कर देती है। मीन जो है वो सारी वैल्यूज को लेता है, मीन जो है वो आउटलाइर्स को भी लेगा और बाकी डेटा सेट को भी लेगा, इसलिए जो है वो मीन अफेक्ट करता है, मीडियन अफेक्ट इतना ज्यादा नहीं करता। जी अब क्लियर है? कोई ऑब्जेक्टिव वे में इससे रिलेटेड पूछा जाए तो आप लोग इजीली आंसर कर देंगे फिर? यस मैम। यस मैम। अब समझ आ गया आप लोगों को कि हाउ आउटलायर्स कैन अफेक्ट मीन एंड मीडियन। हाँ जी स्टूडेंट्स, यस मैम। ठीक हो गया। चलें अब हमने करने लगे हैं अब इसके बाद हम नेक्स्ट करने लगे हैं कॉर्ड अटेम्प्ट भी हमने कर लिया है, हमने आउटलायर्स की अफेक्शन भी चेक कर ली है, हमने ये भी समझ लिया कि डिसाइल्स क्वार्टाइल्स और परसेंटाइल्स क्या होते हैं। अब हम बस इसके बाद ना क्वार्टाइल्स के और डिसाइल्स और परसेंटाइल्स के फॉर्मूले डिस्कस करेंगे ग्रुप डेटा के, और लेक्चर को एंड कर देंगे।
जी मैं एक दो रोल नंबर्स बोलूंगी। रोल नंबर 4, रोल नंबर 103, रोल नंबर 4। आप प्रेजेंट हैं? 103 रोल नंबर। आप भी एब्सेंट है कि जस्ट लॉग इन करके सो गए हैं? यस प्रेजेंट है जी। रोल नंबर 113। हाँ 115 में 115 नहीं कहा था, सॉरी। क्या रोल नंबर बोला था अभी मैंने एक स्टूडेंट का? मैम 113 103। 103, यस यस ठीक है, तो 103। ओके 103। अब आपने मुझे फॉर्मूला बताना है मीडियन का। रोल नंबर 4 जो सी आर, इसको आप बता दीजिएगा कि एब्सेंट है आज। मेरे पास यहाँ शो हो रही है लेकिन मैं इनको एब्सेंट मार्क करूंगी। इन्होंने मुझे आगे से रिस्पॉन्स नहीं दिया, माइट भी ये एब्सेंट अब प्रेजेंट नहीं है क्लास में। हाँ जी 103। अब आप मुझे बताइए फॉर्मूला बताइए मीडियन का, क्योंकि हम मीडियन से सीखेंगे कि हमने क्वार्टाइल्स कैसे बनाए। यस 103 रोल नंबर। मीडियन का फॉर्मूला होता है फॉर ग्रुप डेटा, फॉर ग्रुप एंड फॉर अनग्रुप डेटा ही बता दीजिए। मैं बताऊं मैं नहीं नहीं, मैंने जिससे पूछा आप तो बता ही देते हैं, आप तो क्लास में पार्टिसिपेट कर ही लेते हैं। 115 किसी और स्टूडेंट से भी पूछते हैं जी। 103 जल्दी जल्दी बताइए मीडियन फॉर ग्रुप डेटा। पता नहीं आप लोगों ने असाइनमेंट भी खुद की थी कि नहीं। ऐसे स्टूडेंट असाइनमेंट भी खुद करते हैं कि अपने दोस्तों के लेते हैं। तो अनग्रुप डेटा, मीडियन फॉर अनग्रुप डेटा, जब आपके पास ओड हो। आप हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं 103। वन जीरो थ्री भी एब्सेंट नहीं मार्क करूंगी अब मैं। 154, 154, 154 भी एब्सेंट है। आप बता दीजिएगा सीआर के 154 एब्सेंट है, या 115 आप ही बता दीजिएगा इन स्टूडेंट्स को। 154 एब्सेंट है। 82 रोल नंबर। 82 भी एब्सेंट है जी। 301, 301 भी। अच्छा सारी क्लास ही आज एब्सेंट है तकरीबन, सब ने लॉग इन होकर सो गए हैं। मैं बताऊं मैं एक मिनट पूछती हूँ आपसे भी। 301, नहीं गलत बात है ना वैसे। मुझे लगता है कि मैं सिर्फ चंद स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ आपकी क्लास में। जी 55 रोल नंबर। 115 आप साथ साथ लिख रहे हैं ना? रोल नंबर्स लिख रहे हैं ना आप साथ साथ? जी रोल नंबर 55 ये भी एब्सेंट है। 55 भी एब्सेंट है जी। 22 रोल नंबर। 22 भी एब्सेंट है जी, मैंने लिख लिया इनको भी। और नेक्स्ट है 145,
मैम वो तो 145 पहले नहीं था। नहीं मैंने तो बोला नहीं था 145, मैं तो 154 बोला था शायद। यस मैम। 145। नहीं आपने पहले 154 बोला था। हाँ जी 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 बिल्कुल, जी जी बिल्कुल। अच्छा जी, इसका मतलब है कि सिर्फ 2 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, 115 और 151, ये 2 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, बाकी मेरी पूरी क्लास हाँ एब्सेंट मैम। है आज। मैम नहीं मेरी मैम पूरी मैम क्लास एब्सेंट है आज। मैम आपने मेरा रोल नंबर ही नहीं बोला, मैम बता देते। मैम रोल नंबर ही नहीं बोला। चलो आज अटेंडेंस ले लेती हूँ जो साइड पे शो हो रहे हैं। रोल नंबर 1, मुझे भी पता चले कौन कौन बच्चे मुझे सुन रहे हैं। ठीक, रोल नंबर 4, रोल नंबर 4 तो एब्सेंट। 10, प्रेजेंट। 13 भी एब्सेंट है। नो मैम, Okay. 13 प्रेजेंट है। तो 13 हमें बता देता है, ताकि हमें पता चल जाता है कि 13 प्रेजेंट है। क्या 22 बताऊं मैम? कुछ नहीं, 22 एब्सेंट है। 22 सच मैंने बोला था एब्सेंट। 25 16 भी प्रेजेंट है मैम। 40 भी, प्रेजेंट। 43 43 भी एब्सेंट है, ये भी मैं लिख लेती हूँ। 43 इज आल्सो एब्सेंट। अच्छा जी, 40 आप प्रेजेंट हैं जी। रोल नंबर 40, आप मुझे मीडियन का फॉर्मूला बताएं फॉर ग्रुप डेटा। मैडम क्या? मीडियन फॉर ग्रुप डेटा का फॉर्मूला बताएं, जरा जल्दी बताइए, हमें काफी पढ़ना है। मैडम ग्रुप के अनग्रुप डेटा। आप ग्रुप का बता दीजिए। ग्रुप का फॉर्मूला है m इज इक्वल टू l प्लस n ओवर 2 माइनस सी एफ ओवर f इंटू h। नहीं, थोड़ा सा गलत हो गया, आप जरा चेक कर लीजिए, फॉर्मूला आपने गलत बताया। नहीं मैडम बिल्कुल ठीक है। चलिए दोबारा बताइए। l प्लस n ओवर 2 फिर माइनस सी एफ ओवर f ब्रैकेट के बाहर बाद में h। ओके जी। रोल नंबर 46 प्रेजेंट है कि एब्सेंट है? प्रेजेंट है। 52 भी एब्सेंट है। 55 भी एब्सेंट है, ये तो मैंने बोला था पहले ही। 64 भी एब्सेंट है। 73 यस मैम। 73 आप मुझे बताइए मीडियन फॉर अनग्रुप डेटा व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ओड। जब आपके पास ओड का डेटा होगा फिर आपके पास मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा वो आप मुझे बताइए। मैम n plus 1 over 2। ओके थैंक यू। 76 रोल नंबर, आर यू प्रेजेंट और एब्सेंट? अब तक 13 to 14 स्टूडेंट एब्सेंट हो गए हैं जो मेरे पास शो हो रहे थे साइट पर जी। 76 भी एब्सेंट हैं। 79 79 जी। 79 आप बताइए जब आपके पास अनग्रुप डेटा हो तो इवन के फॉर्म में हम फॉर्मूला कैसे लिखेंगे मीडियन का? 1/2 n over 2 plus n over 2 plus 1। प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक, कुछ ऑब्जर्वेशन चाहिए, ठीक है थैंक यू। 79 जी। 82 रोल नंबर, 82 जो यस है मैम। प्रेजेंट यस है। मैम। 85 यस मैम। 85 आर 85 आर 85 आर भी एब्सेंट है। 91 प्रेजेंट। 94 यस मैम। 100 103 ये एब्सेंट है। 109 यस मैम। 112 यस मैम। 118 यस मैम। 127
Yes, ma'am. 142, 154, ये तो एब्सेंट है। 175, मैम 115 151 नहीं था। वो मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि उनका मुझे पता था कि वो प्रेजेंट ही है। 178, 178 is absent. 244, Yes, madam. 301, Yes, ma'am. 409. 20 स्टूडेंट्स आपकी क्लास में अभी फिलहाल मेरी साइड पे जो शो हो रहे हैं वो absent यस हैं। मैम 409 409 जी 409, थैंक यू। अब हम करने लगे हैं मीडियन का, हम फॉर्मूला पढ़ रहे थे, ठीक है। अब हमने उससे मीडियन के फॉर्मूले से हमने निकालने अपने क्वार्टाइल्स। चलिए, ग्रुप डेटा का फॉर्मूला है आपके पास L प्लस H/F n/2 - C, ठीक है। ये आपके पास डेटा है। अभी हम इसको अनग्रुप को बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम ग्रुप डेटा डिस्कस कर लेते हैं। मैम 109 प्रेजेंट है। पहले आपने बताया ही नहीं कि आप प्रेजेंट हैं। मैम मैंने बोला था लेकिन मेरे माइक में इशू है, इस वजह से आप तक आवाज़ नहीं आई। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अब आपको प्रेजेंट मार्क कर देती हूँ। हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या होता है इन सॉल्विंग अ ग्रुप डेटा? जी, जब हमने मीडियन सॉल्व करना होता है तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या होता है? मिडिल क्लास फाइंड करते हैं। चलिए, मीडियम मिडिल क्लास की तो वैसे जरूरत होती है मीडियन में। मीडियम क्लास बाउंड्री। चलिए क्लास बाउंड्री फाइंड कर ली। क्लास बाउंड्री फाइंड करने के बाद हम क्या कैलकुलेट करते हैं? मीडियन में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप मैम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, वो भी निकाल लिया। उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मिड मालूम करना। व्हाट मिड वैल्यू? फिर हमने क्या निकालना होता है? हमें कैसे पता चलेगा क्या L है, क्या H है, क्या F है? वो कैसे हम निकालेंगे? मैम मॉडल क्लास निकालेंगे ना। एग्जैक्टली, ओह एग्जैक्टली। जिन्होंने मॉडल क्लास का उनका रोल नंबर क्या है? 151 151। जी 151 मॉडल क्लास हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं जब हम अपने कॉलम्स को कंप्लीट कर लेते हैं, लाइक क्लास बाउंड्री एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके बाद हमारा जो इंपॉर्टेंट स्टेप होता है वो हमारा मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का फॉर्मूला क्या होता है ये बताइए? मैम n/2 n/2 और वेयर n इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी का सम जो होता है। सम, एग्जैक्टली, वेरी गुड। ये आपके पास जो यहाँ पे आती है वो आपके पास मॉडल क्लास है, ठीक हो गया। अब आ जाते n/2। इसलिए क्या था हमने, क्योंकि 1/2 था हमारे पास। अब हम करते हैं क्वार्टाइल्स के लिए। क्वार्टाइल्स का फॉर्मूला अब आप लोग लिखना शुरू करें ग्रुप डेटा का। अभी मैं ग्रुप डेटा ही करवाऊंगी। Q1 इक्वल्स टू L प्लस H/F n बाय, इसकी डिवीजन किसके साथ होनी चाहिए? कोई हिंट देगा स्टूडेंट्स? 4 के साथ 4 के साथ, वेरी गुड। n/4 माइनस c। क्यों 4 के साथ था? क्योंकि क्वार्टाइल्स की जो 4th की डिवीजन है, यस ठीक हो गया, वेरी गुड। इसलिए आपने इसको लिखा n/2। अब इसमें आपके पास मॉडल क्लास क्या होगी? n/4 n/4। जो इस में टर्म आएगी वो आपके पास क्या होगी? n/4। ओके, क्लियर हो गया आप लोगों को? चलिए अब आ जाते हैं Q2 पर। इसी में कर दूं कि मैं चेंज कर देती हूँ? चलिए मैं चेंज कर देती हूँ, यहाँ लिख लेती हूँ। ट्राई कीजिए Q2 का फॉर्मूला क्या होगा? मैम वो तो मीडियन जैसे ही होगा। लेकिन कुछ तो फर्क होगा ना लिखने में, बेशक आंसर मीडियन, कुछ तो फर्क होगा ना फॉर्मूले में, कुछ कहीं तो फर्क आएगा ना। फिर आंसर तो
आप लोग Q1 और Q2 और Q3 का फॉर्मूला लिखिए जरा। मैम Q2 तो 50% था, हाफ आ रहा था 1/2, वो भी तो मीडियम में भी n/2 है, इसमें भी n/2 ही आ रहा है। हाँ जी, किसी ने लिखा है Q2 और Q3 का फॉर्मूला? ट्राई कीजिए। जी स्टूडेंट्स ट्राई कीजिए। मैम लिख ली है। यस जी बताइए, Q2 का फॉर्मूला क्या होगा? मैम वो हो गया L प्लस H ओवर F इंटू ठीक है, N/2 माइनस C, और उसके एक बाद Q3 का जो सेकेंड, फार्मूला होगा। वेट वेट वेट, जी आपने कहा L प्लस H का H ओवर F, F जी एंड इंटू बताइए। N/2 माइनस C, N/2 माइनस C। अच्छा, अगर हम लोग क्वार्टाइल्स के फॉर्म पे लिखें तो n/2 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मैम ये बनता है ना 2n/4। एग्जैक्टली, मैं एक्चुअली मैं ये बताना चाह रही थी कि स्टूडेंट्स को बाकी समझने के लिए 2n/4, ठीक है, बाकी आपको 2n/4। सॉल्व करेंगे तो ये n/2 हो जाएगा, ठीक है। यस मैम। सिर्फ इसलिए कि बाकी स्टूडेंट्स की का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो मैं डायरेक्ट नहीं लिखना चाह रही थी, मैं पहले स्टेप वाइज आना चाह रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा L प्लस H बाय F 2n/4। जब आप 2n/4 को कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास 1/2 हो जाएगा, राइट। ये मीडियन बन गया n/2। 2n/4 इसलिए लिखा था, Q2 था इसलिए 2n है, और इसकी डिवीजन किससे थी? 4 की थी। अब इसमें मॉडल क्लास क्या होगी? और क्लास भी मैम वही 1/2 होगी। n/2, 1/2 नहीं, n/2। n/2। यस यस और मैम। इसमें n क्या है आपके पास? सम f इक्वल है, ठीक है। अब आ जाते हैं Q3 में। Q3 में आप मुझे बताइए, कोई और स्टूडेंट मुझे बताइए कि Q3 का फॉर्मूला क्या बनेगा, हम लोग क्या बनाएंगे? तो L प्लस H/F और 2/3 2n/3 माइनस C। समझ नहीं आया कुछ। 2n n की जगह डिवाइड पे बाय 2n/3। नो मैम, 2n/3, नो, गलत। 3n/4 आएगा मैम। एग्जैक्टली 3n/4, 3n की डिवीजन है ना ये, देखें Q3 है तो 3n/4, 3n/4 इसकी बॉर्डर क्लास आ जाएगी। आप फॉर्मूले में देखिए, मीडियन के n/2 है ना, मतलब 1/2 था तो इसको हमने n/2 लिखते हैं। इसमें आपके पास 3/4 की पार्ट होता है, Q3 में आपके पास 3/4 का पार्ट होता है, तो 3/4 का पार्ट को आप क्या लिखेंगे? 3n/4, ठीक है जी। 115 आपको क्लियर हुआ कुछ? ठीक है, यस चलें जी। अब ये हो गया है, अब मैं इसको रेस कर रही हूँ जी। नई फाइल मैंने खोली है, ओके जी। आपके पास जो है ना Q3 आया, L प्लस H बाय F 3n/4 माइनस C हो गया, ठीक हो गया। चलिए जी, इसी तरह आपके पास मीडियन जो है उसका फॉर्मूला है L प्लस H बाय F n/2 by 2।
अब हमें निकालनी डिसाइल्स, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि डिसाइल्स हम फाइंड करते हैं, फॉर एग्जांपल D2 की बजाय हम लोग करते हैं D4। D4 का ट्राई कीजिए, क्या फॉर्मूला बनेगा और क्या मॉडल क्लास होगी। कोशिश कीजिए, जैसे हमने क्वार्टाइल्स का बनाया ना और मीडियन का बनाया। L plus H over F। L प्लस H over F। अच्छा एक सेकेंड रुकिए आप, एक सेकेंड मैं आपको रोक रही हूँ। रोल नंबर 40 मुझे आप बताइए। हाँ जी, रोल नंबर 40। यस मैडम। आप बताइए D4 का फॉर्मूला। मैडम क्या? D4 का फॉर्मूला। मैडम आपकी आवाज़ थोड़ी डिस्टॉर्ट हो रही है मेरे पास। D4 का फॉर्मूला फॉर ग्रुप डेटा। इनके दोस्त प्लीज इनको बताइए कि मैं क्या पूछ रही हूँ। यस मैम बताऊँ मैं? जी जी बताइए। मैम आगे आएगा into 4n over 10। वेरी गुड, 4n/10 एग्जैक्टली। क्यों? क्योंकि ये D4 था, 4 के पोर्शन था, और D4 किस में से था, कितनी डिवीजन में था? 10 की डिवीजन में। ये आपके पास आ जाएगा वैसे 4n/10 - c, ये आ गया। और इसमें मॉडल क्लास क्या होगा? 40 over 100 भी लिख सकते हैं ना, 40n 40 over over 100, 100। लेकिन वो 100 की फॉर्म में आ जाएगा परसेंटाइल्स में। अभी तो हम यस मैम, D4 4n जिसके 10 की 4n/10, मतलब D4 क्या था, 4/10 का पोर्शन था वो। यस D4 मैम, आपके पास 4/10 का पोर्शन था, तो 4/10 n - c। इसमें मॉडल क्लास क्या होगी आपके पास? 4n over 10 में। एग्जैक्टली 4n/10। जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी ना स्टूडेंट्स जिसमें, वो आपके पास मॉडल क्लास है। चलिए ऐसा है कि कोई और स्टूडेंट मुझे बताइए D9 का फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए। L plus H। 9n over 10। Yes 9n/10 एग्जैक्टली। अब आप लोगों को फॉर्मूला याद हो जाने चाहिए। चले अब हम इसमें जो है ना साथ ही आते हैं परसेंटाइज में। चले परसेंटाइज का मुझे बताइए, मैंने फाइंड करना है P11। चले मैम L plus H over F। 11 over 100 I think। 11n/100। 11n over 100। एग्जैक्टली, वेरी गुड, ठीक हो गया। 11n/100 - c। अब इसमें मॉडल क्लास आपके पास ये आ जाएगी, ठीक है। c जो है वो हम क्या लेते हैं, c हम क्या लेते हैं? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो होती है, लेकिन किसकी क्लास की होती है? किस क्लास की होती है? मॉडल क्लास की होती है मॉडल क्यूमुलेटिव क्लास से फ्रीक्वेंसी? पहले वाले मॉडल क्लास पहले ही एग्जैक्टली, वाले यस जो वेरी उससे गुड। बिल्कुल प्रीवियस होती है। जो मॉडल क्लास की पिछली वैल्यू होती है ना, वो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं। वेरी गुड, शुक्र है कि आप लोग को ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास हो गया, जैसे लास्ट की प्रैक्टिस कर लेते हैं। P47 तो कहाँ पे चेंज आएगा फिर, बताइए। मैम यहीं पे 47/100। 47n over 100 है। 11 की जगह 47 आ जाए। हाँ जी, 11 की जगह 47 आ जाएगा। इससे अच्छा ये बोल देते हैं आप 47n डिवाइड बाय जी 47n डिवाइड बाय 100 - c। अब ये हमारे पास जो है ग्रुप डाटा के सबके परसेंटाइल्स, डिसाइल्स एंड क्वार्टाइल। क्वार्टाइल्स जो है डिवीजन ऑफ 4 की है, परसेंटाइल्स जो है डिवीजन ऑफ 100 की है, और डिसाइल्स जो है डिवीजन ऑफ 4 की है। ओ सॉरी, डिवीजन ऑफ 10, सॉरी। डिसाइल्स जो है वो डिवीजन ऑफ 10 की है। एग्जैक्टली, यस ठीक हो गया। अब ऐसा है कि मैं फिर नई फाइल जी, अब हम ये करते हैं, एक फॉर्मूला, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जस्ट फॉर द प्रैक्टिस। अब आप लोगों ने मुझे ना अभी क्वेश्चन एक दो करके बताने हैं। ये जो स्टूडेंट्स बाकी नहीं बोल रहे, मैं उनसे पूछूंगी। 115 और 151 आपने नहीं अभी बताना, आपने सारे क्वेश्चन तो आप लोगों ने ही बताए। आप लोग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, बाकी पूछ। मैम मैंने भी बताया 112 रोल नंबर। जी जी 114 आप
ठीक है, मतलब मैं चाह रही हूँ कि दूसरे स्टूडेंट्स के भी ध्यान आए, जरा उनसे भी पूछा जाए कि वो क्या समझ रहे हैं। आप लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, ठीक है? मैम मैं नहीं अब बोलूँगा। मैं खुद पूछूंगी किसी और स्टूडेंट से, बाकी तो बिल्कुल ही नहीं बोलते। बेटा लिखेंगे मैम स्क्रीन स्ट्रक हुई। नो, ये नहीं ओके कि ये आप चेक Yes. आप अपना वो कर लीजिए, यस मैम, अब लिखा जा रहा है। ठीक है? चल गुड। फॉर द प्रैक्टिस की और मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, इसलिए मैं एक एग्जांपल करवा रही हूँ। तो छोटी सी एग्जांपल करवाने के बाद मैंने लास्ट आपको जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस है। उसकी 3-4 प्रॉपर्टीज है, बस वो डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक खत्म करते हैं। जी, ये आ गया आपके पास। जी, अब हमने निकालना है सबसे पहले Q3 निकालना है। चलिए जी, Q3 रोल नंबर मैं बोलती जाऊंगी, रोल नंबर 244। यस मैडम। जी, रोल नंबर 244। आप मुझे बताइए फॉर्मूला फॉर द Q3। L प्लस एच ओवर एफ ब्रैकेट में आएगा 3n/4 माइनस सी। आप अपने पास कैलकुलेटर रखना है क्योंकि सॉल्व करना करके आपने Yes, मुझे ma'am. बताना है। Yes, ठीक है, अब आप मुझे बताइए इसमें आपके पास जो पहली क्लास है वो बाउंड्री है कि इंटरवल है? यस मैडम। आज जो मैंने क्लास का कॉलम बनाया ये बाउंड्री है कि इंटरवल है? ये मैडम इंटरवल है। ओ, पक्की बात इंटरवल है? यस। बोर्ड से देखिए जरा। बाउंड्री है, सॉरी। बाउंड्री कैसे है? वो मैडम वो नेक्स्ट वाली उससे स्टार्ट हो रही है आगे से। एग्जैक्टली, वेरी गुड, ठीक हो गया, बाउंड्री आ गया आपके पास। हमें बाउंड्री फाइंड करने की जरूरत है कि आप लोगों ने प्लीज प्लीज क्वेश्चन को गौर से देखना है। हो सकता है मैं बाउंड्री दे दूं, आप लोगों को बाउंड्री निकालने की जरूरत ही नहीं है। इस तरह ये ना हो कि मैंने बाउंड्री दी, आप लोग क्लास इंटरवल समझ के कर रहे हो कि मैंने पहले क्लास से हमेशा, मैंने पहले भी कहा था कि मैं चेंज करके भी दे सकती हूँ। हो सकता है मैं आप लोगों को खुद से कैलकुलेट करके बाउंड्री दे दूं, आप लोग को फाइंड करने की जरूरत ही ना पड़े। इस क्वेश्चन में आपके पास उन्होंने बाउंड्री दे दी है, आपके पास फ्रीक्वेंसी है, अब हमने कैलकुलेट करना है मॉडल क्लास। मुझे अब अपना मॉडल क्लास बताइए। 3n/4। यस मैडम। चलिए मॉडल क्लास कैलकुलेट करके बताइए, इसमें से मॉडल क्लास क्या बनेगी, फिर ही हम बाकी सारी चीजें निकालेंगे ना। 38। जी, रोल नंबर आप कीजिए, रोल नंबर 109। यस मैम। 109। अब 34.5। एक सेकंड, आप करो, आप करें। रोल नंबर 105, नहीं सॉरी 109। अब आपने मुझे बताना है, आपने मुझे बताना है D6 के बारे में बताना है कि हम D6 कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है?
जी हाँ जी, कौन सा रोल नंबर था? 244। जी बताइए, उतनी देर आप D6 कैलकुलेट कीजिए। रोल नंबर 109। ठीक है जी जी। ओके मैम। 244 आप बताइए, आपका मॉडल क्लास का आंसर क्या है? 34.5 34.5 कैसे आपने कैलकुलेट किया, जरा ये स्टेप्स भी बताइए हमें। मैम 3 को मल्टी ये n जो हमारे पास होता है ये समीशन ऑफ f होता है, तो समीशन वेरी ऑफ f गुड। हमारे पास आया 46, ओके वेरी गुड। तो 3 से मल्टीप्लाई करके 4 पे डिवाइड किया। तो आपके पास कितना आ गया? 34.5। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो भी आपने निकाली, आप मुझे लिख पाइए क्या है? 5 5 12 25 एंड 46। एंड 46। ठीक हो गया। अब आप बताइए कि ये इसकी क्लास कौन सी होगी? ये लास्ट वाली मॉडल क्लास मैडम, ये लास्ट वाली होगी। मॉडल क्लास Q3 की लास्ट वाली आप ये कह रहे हैं ना? यस मैडम। ठीक हो गया, मतलब इसमें लाइक आ रही है। वेरी गुड, ये Q3 की मॉडल क्लास आ रही है। अब इसमें जल्दी जल्दी मुझे ये बताइए L क्या है? मैम L20 है। ओके। H एज हमारे पास का डिफरेंस है, वो है 5। वेरी गुड। व्हाट इज F? एफ मैडम 21 है। वेरी गुड। आपने 3n/4 निकाली 34.5। अब C बताइए। सी है मैडम 25। वेरी गुड, थैंक यू। रोल नंबर 24 आपने सारी चीजें बिल्कुल ठीक बताई हैं। हाँ जी, अब रोल नंबर मैडम मैं 109 जी जी 24 नहीं हूँ, 244 हूँ। और जी 244 ठीक है। थैंक यू 244। मैम मैंने आपसे अभी पूछना था कि मेरा रोल नंबर आपके पास आ चुका है, वो डिपार्टमेंट ने आपको वो दे दिया उसमें, मतलब शीट पर नहीं, मेरे पास शीट अटेंडेंस। तो नहीं आई, लेकिन उसमें ऐड मेंबर तो मैंने आपको कर दिया 244। यस यहाँ पे 2-3 में तो ऐड कर यस दिया मैंने। यस मैडम, वो तो हो गया था, लेकिन अगर पीछे से ना हो तो फिर रिजल्ट नहीं बनेगा। ये फिर आपको खुद पता करना पड़ेगा कि उन्होंने शीट में ऐड किया है कि नहीं, चलें ठीक है, थैंक यू मैडम। क्योंकि एक्चुअली में हम लोग अभी जान ही नहीं ना ऑफिस, तो हमें इन चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं है। या आप उनसे पूछिए, कोऑर्डिनेटर से, ऑफिस वालों से, कि आपने मेरा जो रोल नंबर ऐड कर दिया कि नहीं। मैं क्लास ले रहा हूँ और मेरे मैम ने भी जो है ना मुझे ऐड कर दिए क्लास में। ठीक है, ओके मैडम। ये आप फिर खुद उनसे कर लीजिए। थैंक यू 244। और अब आ जाते हैं जी 109। आप D6 कर रहे थे और 409 रोल नंबर। एक सेकंड, मैम D6 का आंसर है एक सेकंड 1 मिनट। 409 रोल नंबर 409 जी 409। अब आप मुझे करके बताएंगे P35। P35 को सॉल्व कीजिए, इसमें इसका मॉडल क्लास भी क्या निकलेगी, क्लासेस क्या निकलेगी, आप सब मिलता है। हाँ जी, अब बताइए 109 D6। मैम D6 का आंसर है 32.52। ठीक हो गया। अब ये 32.52 कैसे आएगी हम बाद में देखते हैं, पहले आप हमें फॉर्मूला बताएंगे और मॉडल क्लास बताएंगे, इतनी चीजें बताएंगे, बाकी आंसर तो उसमें पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास। हाँ जी, फॉर्मूला बताइए D6 का। L plus H divided by F। यस वेरी गुड। 6n divided by 10। यस ठीक हो गया। माइनस माइनस C। मॉडल क्लास क्या लिया आपने इसमें? मैम इसमें मॉडल क्लास वो वाली है जिसकी फ्रीक्वेंसी 21 है, मतलब 20 to 25 वाली। आपका मॉडल क्लास का आंसर क्या है? 6n डिवाइड बाय 10 को करके आपके पास आंसर क्या है? 27.6। 27.6। यस मैम। तो 27.6 किस में आ रहा था? मैम ये ग्रेटर है ना फ्रीक्वेंसी से, तो 46 में लाई करेगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। 46 में लाइक कर दिया। इसमें आपके पास L कितना आ गया? L20 है मैम। ठीक है। और इसमें आपके पास C क्या है? C25 है। ओके ओके ठीक हो गया, बाकी हो जाएगा। बाकी आपने सारी वैल्यूज पुट की और आपके पास एक्सक्यूज आंसर मी आ मैम, गया। एक्सक्यूज मी मैम, यस यस। मैम मुझे एक पॉइंट मिस हो रहा है, जो सी का है, सी की वैल्यू कैसे आई है, कौन सी है? आपका रोल नंबर क्या है? 82 है मैम। अच्छा 82। आपने पूछा है कि C कैसे है, आप इसे बताते हैं। जी C जो होता है वो आपकी मॉडल क्लास जो आपने सिलेक्ट किए हैं ना उसकी प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है।
लिख लीजिए अपने पास, नोट ओके कर लीजिए। ओके सी जो है वो आपके पास मॉडल क्लास की प्रीवियस क्यूमुलेटिव। अब जैसे इन्होंने D6 वाली स्टूडेंट ने कहा है कि मेरी मॉडल क्लास ये बनी है, जो Q3 बनी है वही उसकी D6 भी बनी। D6 की मॉडल क्लास ये है ना, 46 वाली रो, सॉरी यस 46 वाली यस रो की जो पिछली वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास सी है। यस मैम, थैंक्स अ अब लॉट, क्लियर हो गया? थैंक्स अ लॉट चलो मैम। वेलकम। यस अब मैम, बताइए P35 मैंने दिया था 409 को, P35 और आपने मुझे मॉडल क्लास बतानी है और आपने मुझे बाकी सारी चीजें बतानी क्या कि एल निकालेंगे, एफ निकालेंगे, एच निकालेंगे। जल्दी बताइए, लास्ट है। क्लास निकल आई है मेरी वो मॉडल क्लास में मेरी 16.1 आ रही है अच्छा, मॉडल क्लास का फॉर्मूला क्या था ये जब बताइए। मैम 35 n over 100। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। आपने 35 मल्टीप्लाई बाय n डिवाइड बाय 100 किया। n कितना है आपके पास? यस मैम। n कितना है आपके पास? मैम n मेरे पास 46। वेरी गुड, आपके पास 46 ठीक, आपके पास आंसर क्या आया? 16.1। हाँ जी। अब ये किस में लाइक कर रहा है, इसकी क्लास कौन सी बन रही है? मैम मेरी स्क्रीन ब्लैक होगी, वो नजर नहीं आ रहा, नेट भी बहुत स्लो आ गया मैम। मैं तो आपने लिख तो मैम दिया ये ना, क्वेश्चन तो 25 लिखो। में 25 लास्ट 16 जो यस है वो मैम इसमें 25 लाइक कर रहा है, तो आपके पास इसमें आ जाएगा P35। यस मैम। ठीक हो गया। इसमें अब आप मुझे बताइए L क्या है आपके पास? एल मैम 15 है। H क्या है? H 5 है मैम। और आपके पास F कितना है? फ्रीक्वेंसी 13। ओके ओके ठीक। अब रोल नंबर 82, आप मुझे बताइए कि इस P35 में C क्या होगा? यस मैम। अब आप मुझे इस इन्होंने एक स्टूडेंट ने P35 की चीजें हमें बताई हैं कि L क्या है, F क्या है और H क्या है, लेकिन इसमें जो C है वो मैंने उनसे नहीं पूछा। C मैं अब आपसे पूछती हूँ कि आप मुझे बताइए कि C इस P35 में क्या होगा। उसकी मॉडल क्लास ये है 25 वाली। पी मैम कौन सा? पी P35 कैलकुलेट किया है और उसकी मॉडल क्लास ये बन रही है जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये मॉडल क्लास बन रही है। ठीक है। अब इस मॉडल क्लास बनने के बाद इसमें उन्होंने मुझे बता दिया है एक स्टूडेंट ने कि L क्या है, F क्या है और H क्या है, लेकिन N नहीं बताया। N अब आप मुझे बताएंगे कि N क्या है। अब सॉरी C क्या है, सॉरी C जो है वो P35 का क्या होगा। C में आप कंफ्यूज थे ना? यस मैम, मैं करता हूँ। जी बताइए C क्या होगा P35 का। उसकी मैंने हाईलाइट कर दी है रो। मैम मैं बता दूं? नहीं नहीं नो, अभी इन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे, इनको मैंने अभी 2-3 दफा समझाया है। मैंने इन्हीं से ही आंसर पूछना है, 82 से मैंने 82। अगर आपने मुझे आंसर ठीक नहीं दिया ना, मैंने आपके एब्सेंट मार्क कर दिया। एक मिनट मैम। सी मैम 25 ही है, जो मतलब मॉडल क्लास से पिछली जो फ्रीक्वेंसी है वो 25 ही है ना? मॉडल क्लास क्या है आपके पास? मैंने, आप जरा गौर मॉडल से क्लास सुनिएगा, एक सेकंड आप जरा बड़े गौर से देखिए, अपने व्हाइट बोर्ड को भी देखिए। P35 की रो ये है जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ। P35 मैंने लिखा भी हुआ है, इसकी ये पूरी रो है, ये पूरी रो है। अब आप मुझे बताइए कि इसमें C क्या होगा। फॉर्मूले में C आता है ना, तो C क्या होगा इस मॉडल क्लास में? मैम 12 होगा फिर, 12 होगा। क्योंकि इतनी सी बात मैंने इस मॉडल क्लास से जो पिछली हाँ जी वो 12 है। एग्जैक्टली। प्रीवियस जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, प्रीवियस जो CF होती है वो 12 ठीक हो गया जी। वो आपसे पहले एक स्टूडेंट ने कहा कि मैंने एक्चुअली मैं आपको इसलिए मना किया था कि मुझे आइडिया है कि आपको पता होगा। मैं जस्ट चाह रही थी कि 82 ने कितना समझा इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, चले जी, ये हो गया हमारे पास। अब बाकी अब हम लोग इससे कैलकुलेट कर लेंगे जितने भी आपको ये चीजें पता होंगी ना कि व्हाट इज H F L and C, तो आप वेरीज पुट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। लास्ट पॉइंट था मेरे पास, टाइम इतना ज्यादा इस पे हो गया। मैंने आज ये कवर करवाना था प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस, ये मैं करवाने लगी हूँ 5 मिनट्स में, क्योंकि ये छोटी सी प्रॉपर्टीज हैं। इन प्रॉपर्टीज को जरा ध्यान से देख लीजिएगा। ये प्रॉपर्टीज जो है इसकी स्लाइड नहीं बनी हुई, मैं इसकी स्लाइड बना दूंगी ना, मैं अपलोड कर दूंगी। जो आपके पास वेरिएंस वाला जो टॉपिक है वो गोल 4 में है, तो गोल 4 में मैं ना 1-2 स्लाइड्स बना दूंगी। प्रॉपर्टीज जो है वो आप लोग लिख लें, छोटी छोटी इसकी प्रॉपर्टीज हैं।
ओके, पहली प्रॉपर्टी लिखिए, द वेरिएंस ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0। पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, द वेरिएंस ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल, the variance of any constant term is equal to 0. A is any constant term. So variance of A equals to 0. Variance of any constant term, जी पहली प्रॉपर्टी है, variance of any constant term is equal to 0. A is any constant, variance of A equals to 0. Variance of A equals to 0. अब बताइए variance of 5 equals to, जी कोई बताइए variance of 5 equals to 0 मैम। 0 क्योंकि because 5 is any constant term. Variance of x equals to 0। अब हर चीज 0 हो जाएगी, नॉन जीरो है मैम, ये वेरिएबल है। नहीं है, ये x वेरिएबल वेरिएबल, तो वेरिएबल का जो है कोई भी ना कोई नंबर होगा, वेरिएंस नॉन कांस्टेंट इसका आंसर, नॉन जीरो इसका आंसर होगा। ठीक है, x इज एनी वेरिएबल, जब आप किसी वेरिएबल का वेरिएंस लेंगे तो कोई नंबर आएगा, बस कोई रिजल्ट आएगा, लेकिन जब आप कांस्टेंट का वेरिएंस लेंगे वो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी इज द वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। ओके, द वेरिएंस is remain unchanged, लिखना जल्दी जल्दी, the variance is remain unchanged, the variance is remains unchanged when a constant is added or subtracted, when a constant is added or subtracted from each observation of variable. I repeat, variance is remain unchanged when a constant is added to or subtracted from each observation of variable. For example, it's remain unchanged. ये देखिए, कांस्टेंट को ऐड कर दिया गया वेरिएबल में, x प्लस a कर दिया गया, कांस्टेंट को ऐड कर दिया गया वेरिएबल में x प्लस a, और आपने इसका वेरिएंस लेना है, इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, उन्होंने क्या बोला था, मैंने आपको क्या बताया था, वेरिएंस इज रिमेन अनचेंज, वेरिएंस जो है वो चेंज नहीं होगा, चाहे उसमें कांस्टेंट ऐड कर लें या तो ये तो वेरिएंस ऑफ x ही रहेगा, सेम ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि जब आप वेरिएंस ऑफ a लेंगे वो 0 के इक्वल हो जाएगा, तो आपके पास क्या टर्म बच गई, वेरिएंस ऑफ x आ गया ओनली। क्लियर मैम इसकी प्रॉपर्टीज डेरिवेटिव जैसी हैं, डेरिवेशन जैसी। डेरिवेशन है, लेकिन आपके लिए डेरिवेशन नहीं होगा, आप जब डायरेक्ट पॉइंट लिखते हैं इसकी, वरना तो ये पूरा वेरिएंस ऑफ x हम फाइंड करेंगे x के थ्रू, फिर हम a का फाइंड करेंगे, फिर हम उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके लेवल तक इतनी डिटेल नहीं है। मैम अगर हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू आ जाए, मतलब किसी फार्मूले के जरिए, फिर हम वेरिएंस को 0 ही लेंगे, है ना? नहीं, वेरिएबल का 0 नहीं आएगा, अगर उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास फिर। हाँ वैल्यू आ गई, अच्छा जी, आपने कहा कि आपके पास एक आंसर आया है 15, आपने उसका वेरिएंस लिया तो फिर उसका 0 आएगा, क्योंकि 15 इज अ कांस्टेंट टर्म। कोई आंसर आया, आपने किसी आंसर का वेरिएंस ले ली तो वो 0 आ जाएगा। ठीक है जी, स्टूडेंट्स क्लियर है? यस मैम। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, पहली पढ़ते थे सम ऑफ डिवीजन इज इक्वल टू 0, मतलब जो भी वेरिएंस हम लेंगे वो 0 ही आएंगे, वो मगर इधर आप कह रहे हैं कि अगर वेरिएबल का ले तो फिर नहीं आएगा। आपने कितने सारे कॉन्सेप्ट मिस कर दिए है ना, बहुत मिक्स कर दिए। अच्छा जी, अब वो पुरानी प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। सम ऑफ डेविएशन
x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0, ऐसे ही है ना? यही बताया ना मैंने? यस मैम। मैंने कहा था कि इसको 0 नहीं बनता, ये वेरिएंस में ऐसा नहीं आता, ये वेरिएंस में तब आता है जब आप लाते हो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, फिर इसलिए तो हम वेरिएंस में स्क्वायर ले लेते हैं, तभी तो हम स्क्वायर लेते हैं और ये नॉट इक्वल टू 0 हो जाता है। यस मैम, वो फॉर्मूले में स्क्वायर आता है। ठीक है, फॉर्मूले में आपके पास स्क्वायर टर्म आती है, इसलिए वो नॉन जीरो हो जाता है। ठीक है, यस मैम। ओके चलें, टाइम भी वैसे खत्म हो गया, बाकी दो प्रॉपर्टीज रहेगी वो मैं कल करवा दूंगी आप लोग को। कल आप लोग क्लास तो है ना, कल प्रॉपर्टीज करवाएंगे, बाकी मैं ये डिस्कशन देखेंगे। से दो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज रहेगी, जैसे ये दो छोटी थी ना, वैसे ही वो वाली दो छोटी सी रहेगी। हालांकि मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं नेक्स्ट में करवा देती हूँ। मैं अटेंडेंस डाउनलोड कर लेती हूँ आप लोग की। अब आज के लेक्चर तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। मैम एक बार लास्ट टर्म्स लिखवा दें उन सब की, लास्ट फॉर्मूलास लास्ट टर्म का। किसकी लास्ट टाइम लिखवा दूँ? मैम वो Q3D1 और P हाँ जी, वाला उनका फॉर्मूला लिखवा दूँ? उनकी लास्ट टर्म्स जो है उनका फॉर्मूला लिखवा दें। लास्ट टर्म मतलब टर्म बता दीजिए ना, लास्ट टर्म मतलब। मैम उसमें जो लास्ट टर्म है ना, मतलब कोई भी टर्म आ जाए, n सिर्फ n आ जाएगा मैम। 3 जहाँ पर Q3 की जगह पर 3n और 4 है, वहाँ पर सिंपल n आ जाएगा। लेकिन ये स्टूडेंट पूछ रहे हैं, इनका आप मुझसे पूछिए कि लास्ट टाइम मतलब मुझे थोड़ा समझ नहीं आया, लास्ट टाइम टर्म का क्या जैसे पूछना था? क्वार्टाइल्स का क्वार्टाइल के अंदर आपने कहा था कि उसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक स्टूडेंट बोले प्लीज, एक सेकंड। हाँ जी जी जी। आपने कहा था कि हम क्वार्टाइल्स को मतलब क्वार्टाइल जो होता है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है ना। हाँ जी। तो जो आपकी स्लाइड मैंने अभी देखी है उसके ऊपर 3 फॉर्मूलाज लिखे हैं, Q1, Q2 और Q3। हाँ जी। इसमें N1 है, N2 है और फिर N के साथ 3 लिखा हुआ हमने। तो हम जी जी। फोर्थ फॉर्मूला नहीं लिखेंगे क्योंकि बाकी जो D है और P है उनके साथ 100 टर्म भी लिखी हुई है, 100N और 10N इस तरह करके। तो 4N नहीं लिखेंगे हम क्वार्टाइल में। अच्छा, लास्ट वाला कह रहे हैं Q4 कह रहे हैं, आपने Q4 कह रहे हैं। अब ये मुझसे पूछ रहे हैं कि क्वार्टाइल्स की लास्ट टाइम क्या है Q4, राइट? यस। ये आप ये कह रहे हैं, ओके ओके जी। वैसे तो मैं बाकी स्लाइड्स को भी देख लेती हूँ, मैंने शायद एंड वाली लिख दी। एंड वाली हम फाइंड कैलकुलेट नहीं करते, लास्ट वाला पोर्शन 100% वाला पोर्शन कैलकुलेट नहीं करते। मैं बाकी स्लाइड्स में जो मैंने लास्ट वाला लिखा है D10 और P100 वो मैं डिलीट कर देती हूँ, वो मैं कट कर देती हूँ। वैसे क्यों? क्योंकि आपके सामने है, Q4 फाइंड करेंगे तो 100% आंसर आएगा, D10 फाइंड करेंगे 100% आएगा, P100 फाइंड करेंगे तो वो 100% आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया? ये सिर्फ समझाने का था कि आपके पास इतने बन रहे हैं P ना, तो जो आपने कैलकुलेट करना है वो Q1, Q2, Q3 करना है। आपने D1, D2, D9 कैलकुलेट करना है। आपने P1, P2 एंड P99 कैलकुलेट करना है, बस। क्योंकि P100 करेंगे तो वो 100% पूरा आ जाएगा। ओके ओके, थैंक यू। मैं आप स्लाइड में ना ये इसकी करेक्शन कर देती हूँ। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है किसी स्टूडेंट का? हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन? नो मैडम। ओके, फिर मैं मीटिंग एंड कर देती हूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।